Be strong. So question number 10 is the angle between the resultant contact force and the normal force exerted by a body on the other is called the angle of friction. So that if lambda is the angle of friction and mu be the coefficient of static friction, then lambda is less than or equal to tan inverse mu. सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताया हुआ है. मैं आपको बताता हूँ एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है. सपोज ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल इस पर ऐसे अप्लाई कर रहे हैं. ये एक टेबल पर रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल टेबल, रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पर, ठीक है. तो इस ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी और ये एक्सटर्नल फोर्स अगर इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में दैट इज हियर अप्लाई होगा फ्रिक्शनल फोर्स. तो नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों की रिजल्टेंट जो फोर्स होगी इसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. तो यहाँ पर मैं फोर्सेस की डायग्राम बना देता हूँ, वेक्टोरियल डायग्राम. ये नॉर्मल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इसी को हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, राइट. तो क्वेश्चन में हमें गिवन है एंगल ऑफ फ्रिक्शन. एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताया हुआ है. क्या लिखा है? द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी ऑन द अदर इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. मतलब नॉर्मल फोर्स और रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच का जो एंगल लैम्डा, ठीक है, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है. तो ये एक और क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और गिवन है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास कितना क्वेश्चन में गिवन है? म्यू, ठीक है. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो प्रूफ हमें क्या करना है क्वेश्चन में? डैट लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू. ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है. तो देखते हैं हम लोग कैसे होगा. हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने फ्रिक्शन में पढ़ा है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन और इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट. ये हम लोग ने फ्रिक्शन चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, जिसमें काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटी होती ही है, लेकिन इक्वल टू कब होती है? जब ऑब्जेक्ट जो है ऑन द वर्ज ऑफ मूवमेंट हो, मतलब जस्ट मूवमेंट के कगार पर हो, वो जस्ट मूव करने वाला, मूवमेंट से जस्ट पहले का समय, ठीक है, उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाती है. उसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट मोशन में आता है बस काइनेटिक फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से उसका वैल्यू कम हो जाता है. तो काइनेटिक फ्रिक्शन सपोज हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है. और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू, हमें क्वेश्चन में गिवन है, इनटू नॉर्मल, ठीक है. ये चीज़ हमारे पास निकल के आया. अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, इस फिगर को रिवर्स कर देते हैं. तो इस फिगर को अगर रिवर्स करेंगे तो फ्रिक्शन ऊपर आ जाएगा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में. ये फिगर है, जस्ट मैं उसको ऐसे रिवर्स कर रहा हूँ. कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे ही रहेगा, रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये जो लैम्डा एंगल है वो एन और कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच का एंगल था, तो ये हो जाएगा लैम्डा, ठीक है. तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे tan लैम्डा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज फ्रिक्शन बाई एन, ठीक है. ये कौन सा फ्रिक्शन है? ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अभी ऑन द वर्ज ऑफ मूवमेंट है. तो tan लैम्डा इज इक्वल्स टू एफ बाई एन. तो यहाँ से हम लोग एफ इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? tan लैम्डा इंटू एन, ठीक है. ये एफ को हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं. तो यहाँ से लिखेंगे एन इंटू tan लैम्डा विल बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू इंटू एन. एन से एन कैंसिल हो गया, तो यहाँ से लिखेंगे tan लैम्डा इज लेस देन और इक्वल्स टू म्यू. तो यहाँ से हमारे पास आएगा फाइनल इक्वेशन लैम्डा इज लेस देन और इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. सो क्वेश्चन नंबर 11 इज कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर 6E2. कैलकुलेट A part the acceleration of the 1 kg blocks, B part the tension in the string connected in 1 kg blocks, and C part the tension in the string attached to 0.5 kg. So सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम गिवन है जिसमें ये दो 1 kg के ब्लॉक्स आपस में एक दूसरे से एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और ये 0.5 kg का ब्लॉक जो है वो पुली से ओवरकम होते हुए वो 1 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है. और दोनों 1 kg ब्लॉक एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस्ड हैं जिसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 गिवन है, ठीक है. तो हमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में करा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक्स. इन दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन कितनी होगी इस गिवन कंडीशंस पर, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम ये दोनों ब्लॉक्स पर कितना कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. तो एफ मैक्सिमम मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम फॉर 1 kg ब्लॉक वो कितना होगा वो हम लोग देखते हैं. तो वो होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल, ठीक है. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 गिवन है, और नॉर्मल जो है इसके mg को बैलेंस करेगा, क्योंकि ये जो 1 kg ब्लॉक है इन दोनों में से कोई भी एक 1 kg ब्लॉक है तो वो इस डायरेक्शन मूवमेंट नहीं शो करेगा. जो भी शो करेगा मूवमेंट इस डायरेक्शन में शो करेगा. तो इस डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस है वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगी. तो नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू mg. तो m की वैल्यू 1 kg
इंटू जी की वैल्यू 10, तो यहाँ से फ्रिक्शन आ जाएगा 2 न्यूटन। ठीक है, तो एक ब्लॉक्स पे मैक्सिमम फ्रिक्शन 2 न्यूटन ही अप्लाई हो सकती है। तो दोनों ब्लॉक के कारण टोटल फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, टोटल फ्रिक्शन एफ टी अगर हम लिखते हैं एफ टोटल विल बी इक्वल्स टू 2 + 2, इट मीन्स 4 न्यूटन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस ब्लॉक के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हमारा 0.5 kg का ब्लॉक, 0.5 kg। इस पर ऊपर में टेंशन, ये स्ट्रिंग में सपोज टेंशन टी हम लोग ने अज्यूम कर लिया, टेंशन टी। ठीक है, यहाँ पर नीचे mg, तो इसके और इसका सपोज हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में विथ एक्सेलरेशन ए मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में विथ एक्सेलरेशन ए, राइट। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो नेट फोर्स दैट इज mg माइनस टी विल बी इक्वल्स टू मास दैट इज 0.5 इंटू एक्सेलरेशन ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास होगा m की वैल्यू 0.5 इंटू जी की वैल्यू 10 विल बी माइनस टी विल बी इक्वल्स टू 0.5 a। तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस टी विल बी इक्वल्स टू 0.5 a। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये जो 0.5 kg का ब्लॉक है वो ए एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो ये दोनों ब्लॉक्स भी हैं वो भी ए एक्सीलरेशन से राइटवर्ड्स मूव करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड। तो इन दोनों ब्लॉक्स को अगर एक सिस्टम हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, सपोज ये दोनों ब्लॉक्स का एक सिस्टम हो गया, तो वो कितना का होगा, 2 kg का सिस्टम हो जाएगा, 1 kg 1 kg 2 kg का। ठीक है, उस पर यहाँ पर टेंशन टी अप्लाई हो रही है और उसकी एक्सेलरेशन इधर ए है, और इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा एफ टी। ठीक है, टोटल फ्रिक्शन लगेगा इन दोनों का फ्रिक्शन का सम, डेट विल बी इक्वल्स टू 4 न्यूटन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नेट फोर्स दैट इज टी माइनस एफ टी विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो नेट फोर्स दैट इज टी माइनस एफ टी दैट इज 4 विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू ए। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया। अब हम लोग यहाँ से टी और टी को एलिमिनेट कर देंगे ताकि ए की वैल्यू आ जाए। तो क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, 1 + 2, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो टी और टी एलिमिनेट हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास 5 - 4 विल बी इक्वल्स टू 2.5 इंटू ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2.5, जिसको हम लोग लिखेंगे 10/25। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमसे फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक्स। तो हम लोग ने देखा कि 1 kg ब्लॉक की एक्सेलरेशन ए हम लोग ने अज्यूम की थी, और ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई कितना, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट्स सी द सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट से हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द 1 kg ब्लॉक्स। तो ये जो दो 1 kg ब्लॉक्स थी, मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये 1 kg का ब्लॉक और ये 1 kg का ब्लॉक, ये दोनों एक दूसरे से एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड थी। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा टी डैश, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ से देखे थे कि दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन पिछले क्वेश्चन में कितना आया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू आई थी 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा था, फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, और एक ब्लॉक पर कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा था, दैट इज 2 न्यूटन का फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा था। तो इसके लिए अब हम लोग लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, टी डैश माइनस एफ, टी डैश माइनस एफ, एफ की वैल्यू 2 है, 2 विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 1 इंटू 0.4। तो यहाँ से टी डैश माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू 0.4, तो टी डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.4 न्यूटन। सो हमसे क्वेश्चन नंबर बी में कर रहा था, कैलकुलेट द टेंशन इन स्ट्रिंग कनेक्टिंग 1 kg ब्लॉक्स। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग 1 kg ब्लॉक्स विल बी 2.4 न्यूटन। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी पार्ट सी। सो क्वेश्चन ऑफ पार्ट सी इज कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग अटैच टू 0.5 kg। तो पार्ट सी में हमसे 0.5 kg पर कितना टेंशन लग रहा है, 0.5 kg जो स्ट्रिंग से अटैच, जो स्ट्रिंग में कितना टेंशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन में भी हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन जो है 0.4 एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन में निकाली थी वैल्यू। और इस 0.5 kg पर ऊपर में टेंशन टी फोर्स लग रहा था और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा, तो इसके लिए भी नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, mg माइनस टी विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। m की वैल्यू 0.5 इंटू जी की वैल्यू 10 माइनस टी हो गया टेंशन फोर इन द स्ट्रिंग, तो टी जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 0.5 इंटू 0.4, तो यहाँ से आएगा 5 माइनस टी विल बी इक्वल्स टू 0.2। तो टेंशन की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 5 माइनस 0.2 डेट विल बी इक्वल्स टू 4.8 न्यूटन। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। So we have done question number 11. Now let's move to question number 12. So question number 12 is
if the tension in the string in figure 6 is 3 is 16 newton and the acceleration of each block is 0.5 meter per second square, find the friction coefficients at the two contacts with the block. So पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम गिवन है जिसमें ये एक वेज है और दो ब्लॉक्स है 2 kg और 4 kg की दो ब्लॉक्स है. ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग में टेंशन T इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन पहले से है, अप्लाइड है. ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और दोनों ब्लॉक्स की जो एक्सेलरेशन है वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. ये हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन है. तो ये ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करेगा तो इसकी एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो इसके कारण ये जो वाला ब्लॉक है वो फॉरवर्ड मूव करेगा, डेट विल बी विथ एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और हमारे पास ये ब्लॉक ये जो वेज है उसकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री ये गिवन है क्वेश्चन में. तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स एट द टू कॉन्टैक्ट विद द ब्लॉक्स. तो ये दोनों कॉन्टैक्ट विद ऑफ द ब्लॉक विद द वेज एंड कॉन्टैक्ट ऑफ दिस ब्लॉक विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये दोनों का फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं. ये क्वेश्चन का अगर हम लोग ये ब्लॉक का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके का होगा. मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ. ये 30 डिग्री इंक्लिनेशन का प्लेन हो गया और इस पर ये 4 kg का ब्लॉक यहाँ पर प्लेस है. ठीक है, ये mg डाउनवर्ड जस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो mg की दो कंपोनेंट आएगी, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन डेट विल बी mg cos थीटा और एक पैरेलल टू द प्लेन डेट विल बी mg sin थीटा, और यहाँ पर नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन और यहाँ पर टेंशन T. ठीक है, एक चीज़ और होगा, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन है और ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी. F हम लोगों ने अज्यूम कर लिया, F1 अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, इसके लिए F2 अज्यूम कर लेंगे, इसके लिए हम लोगों ने F1 अज्यूम कर लिया. अब देखते हैं, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा है. तो नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू mg cos थीटा. नॉर्मल भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और mg cos थीटा भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. तो नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू mg cos थीटा. ठीक है, नॉर्मल यहाँ n1 हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, इसके लिए हम लोग n2 अज्यूम कर लेंगे. तो n1 विल बी इक्वल्स टू mg cos थीटा. m की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू cos 30. cos 30 की वैल्यू √3/2. तो ये कैंसिल होगा तो यहाँ से आ जाएगा 20√3. n1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 20√3. अब हम लोग यहाँ पर F नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे. तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा mg sin थीटा माइनस टी माइनस F1. तो mg sin थीटा माइनस टी माइनस F1 विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास है 4 kg, तो 4 इंटू एक्सेलरेशन 0.5. तो m की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 4 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 माइनस टेंशन की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 16 न्यूटन गिवन है, माइनस फ्रिक्शन F1 विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 2. ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 20 माइनस 16 माइनस F1 विल बी इक्वल्स टू 2. थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. 4 माइनस F1 विल बी इक्वल्स टू 2. तो यहाँ से F1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 न्यूटन. मतलब इस पर फ्रिक्शन जो है वो 2 न्यूटन का अप्लाई होगा. अब फ्रिक्शन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स दैट इज N1. यहाँ पर नॉर्मल फोर्स N1 है, इट विल बी इक्वल्स टू 2. तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें फाइंड करना है. म्यू की वैल्यू म्यू हम लोग लिख देते हैं. N1 की वैल्यू हमारे पास हम लोगों ने कैलकुलेट की है 20√3. तो 20√3 इट विल बी इक्वल्स टू 2. तो यहाँ से म्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/20√3. ये हो जाएगा 1/10√3. इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.06. ठीक है, तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 4 kg ब्लॉक वो हमारे पास कितना फाइंड आउट हो गई 0.06. ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अभी भी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ 2 kg ब्लॉक हमें कैलकुलेट करना है. तो हम लोग देखते हैं अब 2 kg ब्लॉक के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो 2 kg ब्लॉक का मैंने यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया है. ये 2 kg का ब्लॉक हुआ, इस पर नॉर्मल फोर्स N2 अपवर्ड डायरेक्शन में, mg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन फोर्स जो है T इक्वल टू 60 न्यूटन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन थी. और ये अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो फ्रिक्शन जो है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगी उस बॉडी के रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए. तो दैट विल बी F2 हम लोगों ने अज्यूम कर लिया. ठीक है, अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे दैट N2 विल बी इक्वल्स टू M इंटू जी. क्यों, क्योंकि ये जो बॉडी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन शो नहीं कर रहा है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन शो कर रहा है. तो वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी. तो N2 इज इक्वल्स टू mg. तो N2 की वैल्यू आ जाएगी N2 इज इक्वल्स टू M की वैल्यू 2 इंटू जी की वैल्यू 10 दैट इज 20. ठीक है, N2 की वैल्यू हमारे पास 20 न्यूटन आ गई. ठीक है, उसके बाद
नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, टेंशन माइनस फ्रिक्शन F2 विल बी इक्वल्स टू मास दैट इज 2 kg इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 0.5। तो टेंशन की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 16 न्यूटन गिवन है, 16 माइनस फ्रिक्शन F2 विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 0.5 दैट इज 1। तो यहाँ से F2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15 न्यूटन। ठीक है, अब फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स यहाँ पर N2 है, तो N2 विल बी इक्वल्स टू 15। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें फाइंड आउट करना है 2 kg ब्लॉक के लिए, तो हम लोग म्यू ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इंटू N2 की वैल्यू हमने 20 न्यूटन यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, डेट विल बी इक्वल्स टू 15। तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 15/20 दैट इज 5 3 15 एंड 5 4 20 दैट विल बी इक्वल्स टू 0.75। तो देयरफॉर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर 2 kg ब्लॉक कितना फाइंड आउट हो गया, 0.75। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12।